जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है रुपेंद्र कुमार शर्मा और आप देख रहे हैं शर्मा कोचिंग क्लासेस। अगर आप नए विद्यार्थी हैं, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट करेंगे क्योंकि इम्पॉर्टेंट हम एससीएफ के लिए साइंस एवं टेक्नोलॉजी की इम्पॉर्टेंट वीडियो हमारे चैनल में अपलोड कर रहे हैं। एक प्रकार का डेमो वीडियो, हमारी पेड क्लासेस भी चल रही है। अगर किसी को लेना है तो दिए गए नंबर पर कॉल करके वो पेड क्लासेस ले सकता है। चलिए शुरू करते हैं। साथ में ये हमारा जो टेलीग्राम है, टेलीग्राम से अवश्य जुड़ जाइए शर्मा कोचिंग क्लासेस का। यहाँ से आपको इम्पॉर्टेंट जानकारी हम उपलब्ध कराते हैं। और ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, कॉलिंग नंबर है। अगर आपको पेड कोर्सेज चाहिए जहाँ पे हम ई बुक फ्री दे रहे हैं, आप यहाँ बिल्कुल हमसे ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, चलिए। जैसे कि अगर आपने सिलेबस देखा होगा तो आपके सिलेबस में, साइंस और टेक्नोलॉजी के सिलेबस में ऊर्जा एनर्जी का एक टॉपिक है जो कि आपके सिलेबस में दिया है। उसी को मैं कवर कर रहा हूँ आज। और कवर ऐसा कर रहा हूँ कि आपको क्या पढ़ना चाहिए, एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आते हैं। तो वीडियो को अंत तक देखिए, आपके लिए फायदेमंद है। अगर आप एससीएफ के स्टूडेंट हैं तो वीडियो को जरूर देखिए, है ना। देखिए, अगर आप जानना चाहें कि ऊर्जा क्या होती है तो पहले मैं इसका एक चीज समझा दे रहा हूँ। ऊर्जा के प्रकार पता होना चाहिए, है ना। क्लासिफिकेशन ऑफ एनर्जी सोर्स, मतलब कितने प्रकार का इसको हम वर्गीकरण करते हैं। इन्हीं को डील करेंगे ना तो यहाँ से क्वेश्चन निकलता है। ठीक है, जैसे कि अगर आप देखेंगे एनर्जी के बारे में, तो एनर्जी, है ना, एक होता है अनवीनीकरण या परंपरागत ऊर्जा स्रोत होता है। एक होता है नवीनीकरण, वैकल्पिक और गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत होता है। इसको मैं एकदम डिस्क्राइब करूंगा आप लोगों के लिए कि एक्चुअली में ये है क्या और इससे क्वेश्चन बनता कैसे है। इसके बारे में ज़्यादा जाने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन कैसे बनता है और सवाल का जवाब कैसे लगाना है वो मैं आपको सिखा रहा हूँ। ठीक है, अगर देखेंगे परंपरागत ऊर्जा स्रोत में क्या क्या आता है, तो ये पूरे चीज आते हैं। कोयला, ऑयल, नेचुरल गैस, लकड़ी, ये एकदम परंपरागत है। और यहीं पे अगर आप देखेंगे गैर परंपरागत, है ना, तो इसमें आपका आता है सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, बायोमास ऊर्जा, रासायनिक अभिक्रिया ऊर्जा, हाइड्रोजन, बैटरी, थर्मल, महासागरीय, ये सब, लो टाइड, हाई टाइड, वेव ऊर्जा, है ना, ये सब आता है गैर परंपरागत में। अब ये जो गैर परंपरागत, ये परंपरागत का कहने का मतलब सीधा से समझ आ रहा है वो ऊर्जा जिसको हम कंटिन्यूअस इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, अब समझना कि प्राकृतिक ऊर्जा क्या होती है और कृत्रिम ऊर्जा क्या होती है, वो इसी पे डिपेंड करता है। पर याद रखिए, सवाल यही पूछता है मैक्सिमम टाइम। सवाल कैसे देगा मैं बता रहा हूं। यहां से क्या सवाल बनाएगा आपका कि इनमें से कौन सी गैर परंपरागत ऊर्जा नहीं है। यहां से परंपरागत का एक ऑप्शन डाल देगा इसमें और आपको क्वेश्चन दे देगा, है ना। या समझने के लिए ऐसा समझना, ये इस टाइप करेगा, ये ऐसा, यहां से ये 3 ऑप्शन लेगा और एक ऑप्शन ये डाल देगा। सवाल ये रहेगा कि गैर परंपरागत ऊर्जा इनमें से कौन सी नहीं है। तो आपको पहले इन सब को याद करना पड़ेगा। अब बहुत सारे बच्चे बोलते हैं सर एकदम डिस्क्राइब करिए। ज्यादा डिस्क्राइब की जरूरत नहीं है मेरे यारों दोस्तों, है ना। आपको समझना है कि एग्जाम में मेरा क्वेश्चन क्या बनने वाला है। लेंदी पढ़ने से सिर्फ आपकी नॉलेज बढ़ सकती है, पर याद रखिए सटीक डाटा पढ़ने से आपका एग्जाम पास हो सकता है। ये सवाल हमेशा पूछेगा। तो मेरा ये कहना है आप लोगों को कि आप लोग इसको याद कर लीजिए कि कौन सी परंपरागत ऊर्जा होती है। उसके बाद जो भी एक्स्ट्रा आएगा वो आपकी गैर परंपरागत ऊर्जा में जाएगा। ये एकदम सटीक डेटा है आप लोगों के लिए। इसके अलावा कुछ मत पढ़ना। सवाल यही आएगा कि इनमें से कौन सा परंपरागत ऊर्जा है या गैर परंपरागत ऊर्जा है या नहीं है। उसके अलावा कुछ नहीं पूछता है। हमने एग्जाम पेपर देखा हुआ है। अब कुछ डील करके समझाता हूं कुछ चीजों को, आपको समझ आएगा चीजें। ठीक है, चलिए। अब बहुत लोगों के मन में ये आ रहा होगा कि एक्चुअली में परंपरागत ऊर्जा होती क्या है, कन्वेंशन एनर्जी स्रोत क्या होता है ना। तो देखिए, परंपरागत या अनवीनीकरण ऊर्जा स्रोत जो प्राकृतिक में सीमित मात्रा में मौजूद है, सीमित है, इससे ज्यादा नहीं मिलेगा या एक दिन ये खत्म भी हो सकता है। जिस गति से इन ऊर्जा स्रोतों का दोहन किया जा रहा है उस गति से प्राकृतिक में इनका निर्माण नहीं हो रहा है। जीवाश्म ईंधन जैसे कोयला, तेल, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, ये परंपरागत ऊर्जा सोर्स के कुछ एग्जाम्पल्स है। ठीक है, प्राकृतिक में मौजूद पेड़ पौधे, मृत जीव ही हजारों लाखों वर्षों में भारी दबाव व ऊष्मा के कारण
है ना, कारण, है ना, चलते विकसित होकर जीवाश्म ईंधन में बदल देते हैं। तो आपको एक इसका डेफिनेशन समझ आ गया कि परंपरागत ऊर्जा क्या होती है, लिमिटेड होता है। ऐसा नहीं कि कोयला अभी मिल रहा है तो 50 साल के बाद भी आपको कोयला वहां से मिले। अगर वहां से हम पूरा दोहन कर लेंगे, पूरा यूज कर लेंगे, कोयला वहां पे नहीं मिलेगा। तो आपके एग्जाम में यही सवाल आएगा कि इनमें से कौन सा परंपरागत ऊर्जा स्रोत है या नहीं। आपको एक समझने के लिए डेफिनेशन दे दिया गया है, पर यही आता है। और आप इसमें अगर ज्यादा पढ़ना चाहते हैं तो अपने नॉलेज को बढ़ा लीजिए, पर एग्जाम में क्वेश्चन यही आता है, ना ज्यादा ना कम। आगे देखते हैं कुछ और चीजें, जैसे कि यहाँ पे कोयला, ऑयल एवं नेचुरल गैसेस, ये तो हम जानते हैं। कुछ इसके बारे में डेफिनेशन ले लेते हैं हम। देखो, अगर देखें कि प्राइमरी एनर्जी सोर्सेस क्या होता है, जीवाश्म ईंधन में कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, सौर, पवन, नदियों का जल, भूताप, न्यूक्लियर, है ना, आदि प्राथमिक ऊर्जा स्रोत है। यह प्राकृतिक तौर पर सुलभ है और ऊर्जा प्रदान करती है, अन्यथा कृत्रिम विधियों द्वारा भी उपयोग में लाई जाती है। देखिए, ये आपके नॉलेज के लिए है, मैं ये नहीं बोलूंगा कि सबको रटो आप। हाँ, इसको पढ़ो जरूर कि प्राइमरी एनर्जी सोर्स क्या होता है और सेकेंडरी एनर्जी सोर्स क्या होता है। इसकी कैटेगरी को समझ के रखो आप, ठीक है। सेकेंडरी में क्या क्या आता है, विद्युत, है ना, जो कि आप खुद से उसको रूपांतरण करके बनाते हैं, ठीक है। तो मेरे हिसाब से इतना डेटा काफी है आपके क्वेश्चन बनाने के लिए। आगे हम टॉपिक को समझते हैं और इसमें डिटेल लेते हैं, ठीक है। चलिए, अगर हम टॉपिक में आगे चलते हैं तो हमको दिखता है गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत, है ना, या आप इसको सोर्स भी बोलते हैं, नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्स, ठीक है। वैकल्पिक ऊर्जा, ठीक है, ऊर्जा का वह सोर्स जिसमें जीवाश्म ईंधन का प्रयोग किए बिना उत्पन्न किया जाता, मतलब हम नेचर से नहीं लेते, है ना। इस सोर्स का प्राप्त ऊर्जा स्वच्छ ईंधन के रूप में होता है, ठीक है। नवीनीकरण ऊर्जा के अंतर्गत आता है, इसे पुनः प्राकृतिक प्रक्रियाओं से प्राप्त भी किया जा सकता है, ठीक है। एक डेफिनेशन है, तो मेरा कहना है स्टूडेंट्स आप लोगों को कि डेफिनेशन को सिर्फ समझने के लिए पढ़िए, उसको रटने के लिए नहीं पढ़िए। इसमें आता क्या क्या है उसकी कैटेगरी देखेंगे। तो कैटेगरी में जाएंगे तो भारत में लगभग सभी गैर परंपरागत ऊर्जा सोर्स, बायोमास और सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, लघु पन बिजली, समुद्र से प्राप्त ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा आदि के विकास में कार्य चल रहा है। ये सभी गैर परंपरागत ऊर्जा सोर्स है। ये देखिए, ये जो चीज है, अब भाई सूर्य की ऊर्जा भी एक दिन खत्म होगी, पर अभी तुरंत नहीं होगी, बहुत साल लगेंगे, करोड़ साल, है ना। पवन ऊर्जा, भाई आपने पवन चक्की देखा है, जब जब पवन चलेगा बहुत स्पीड पे एक वैल्यू होता है, आपको एनर्जी प्रोड्यूस करके देगा, ठीक है। समुद्र ऊर्जा, समुद्र तो इतने सारे हैं कि वहां से हम बहुत सारे एनर्जी कंज्यूम भी करते हैं। और थर्मल ऊर्जा, सबको पता है इसके बारे में। तो ये एक प्रकार से आपको समझा दिया गया दोनों का अंतर क्या है। अब कुछ डील करते हैं आगे, ठीक है। तो एक डेटा ले लेते हैं कि भारत ने कुल स्थापित नवीनीकरण ऊर्जा की क्षमता के लिहाज में विश्व में 5वां स्थान है, पवन ऊर्जा के लिए 4था स्थान है और सौर ऊर्जा के लिए 5वां स्थान है। एक रैंकिंग है वर्ल्ड में। अब सौर ऊर्जा के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं कि सोलर एनर्जी क्या है, जो कि आप बिल्कुल रोज अनुभव करते हो। आपने सूर्य को देखा है, उसकी गर्मी को देखा है, तो थोड़ा सा समझ लो एक किताबी भाषा में कि धरती पे सूर्य का ऊर्जा विशाल और सुलभ होता है, हमेशा मिलेगा हमको ना। और सूर्य के केंद्र में हाइड्रोजन के नाभिक अत्यंत तीव्र गति से गतिशील है और परस्पर संलयित होकर अधिक द्रव्यमान वाले नाभिक का निर्माण कर रहे हैं। इस अभिक्रिया को नाभिकीय संलयन या फ्यूजन कहते हैं। कहने का मतलब जो सौर की ऊर्जा है वो हाइड्रोजन के नाभिकीय संलयन से बनता है। इस चीज को याद रखना, ठीक है। ये है सौर एनर्जी, जो कि हमारे पेड़ पौधों के लिए, प्रकाश संश्लेषण के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आपने केमिस्ट्री के टॉपिक में इसे पढ़ा भी होगा। जो पेड वाले बच्चे, जो फ्री वाले बच्चे तो पढ़ रहे होंगे घर पे। तो मेरा क्या कहना है कि आपने अगर सोलर एनर्जी के बारे में जान लिया तो भाई सोलर एनर्जी से क्या मिलती है, सौर ऊर्जा कन्वर्ट होता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। आपने फिजिक्स के टॉपिक में इसको भी जाना होगा।
तो याद रखिए, जानना तो बहुत अच्छी बात है, पर क्वेश्चन क्या बनेगा, ये बन सकता है कि सौर ऊर्जा किसमें बदलती है, या जो सोलर पैनल की ऊर्जा किस में कन्वर्ट होती है। तो सीधे सीधे शब्दों में विद्युत ऊर्जा में उसका रूपांतरण होता है या ट्रांसफॉर्मेशन होता है। ठीक है, अगर आप ये समझ लिए हैं तो हम आगे देखते हैं। अगर आपको मेरे वीडियो ठीक लगता होगा लाइक जरूर कीजिए, कुछ फ्री वीडियो से आप लोगों के लिए, तो आप लोग भी तैयारी कर सके। ठीक है, आगे देखते हैं। तो स्टूडेंट आगे हम जो देखेंगे वो है प्रमुख सौर ऊर्जा की तकनीक, मेजर सोल एनर्जी टेक्निक्स। मतलब हमने सूर्य से तो ऊर्जा ली, पर किस टेक्निक का उपयोग करके उसको कन्वर्ट किया विद्युत ऊर्जा में, इसके बारे में मैं आपको डिटेल समझा रहा हूं। देखिए, सौर ऊर्जा कभी ना समाप्त होने वाली एक नवीनीकरण ऊर्जा का संसाधन है। कभी ना समाप्त होना मतलब आपके जीवन काल में तो नहीं होगा, और इवन कई हजार साल तक सौर की ऊर्जा समाप्त नहीं होगी। दो तकनीकों के माध्यम से सहायता से हम सौर ऊर्जा का उपयोग कर, दो टेक्निक है कि सूर्य की ऊर्जा आती है और हम कन्वर्ट करते हैं अपने घर में या कहीं भी इस्तेमाल करने के लिए विद्युत ऊर्जा में। उस चीज को मैं समझाने की कोशिश करता हूं आपको। ठीक है, देखिए पहला जो टेक्निक है वो है सौर फोटोवोल्टिक तकनीक, सोलर फोटोवोल्टिक टेक्निक। क्या होता है ना, इसके बारे में पहले इसका संरचना जानेंगे कि ये रहता कैसा है, फिर मैं इसकी ड्राइंग भी आपको दिखाऊंगा कि किस टाइप से कहां पे सेट करते हैं। सौर फोटोवोल्टिक जो सेल होता है का प्रयोग करके सौर ऊर्जा को सीधे विद्युत ऊर्जा उत्पादन में किया जाता है। पहले चीज तो मैं यहां पे समझाता हूं, अगर एग्जामिनर क्वेश्चन निकालेगा ये मैक्सिमम चांस ये पूछ सकता है कि सौर ऊर्जा किस में कन्वर्ट होती है, तो विद्युत ऊर्जा में होती है। इस बात को आप याद रखिए। अब यहां पे दिख रहा है आपको सौर फोटोवोल्टिक सेल का प्रयोग करके सौर ऊर्जा को सीधे विद्युत ऊर्जा में मतलब चेंज करते हैं या उत्पादित करते हैं। फोटोवोल्टिक सोलर सेल का निर्माण अति विशुद्ध क्रिस्टलाइन और पॉलीसिलिकॉन से किया जाता है। इसको भी याद रखिए ना कि सौर फोटोवोल्टिक सेल किससे बनाए जाते हैं, तो क्रिस्टलाइन और पॉलीसिलिकॉन से बनाए जाते हैं। पॉलीसिलिकॉन तैयार करने हेतु पहले सिलिकॉन को कास्टिंग विधि द्वारा एक बड़े क्रिस्टल में परिवर्तित किया जाता है। यह काफी महंगा निर्माण है भाई, सिलिकॉन को उपयोग करना है ना, सिलिकॉन को उपयोग करना काफी महंगा होता है, पर ये एक प्रोसेस है ना। पर याद रखिए जो चीज इसमें लग रहा है उसको याद रखना आपको, है ना, काफी महंगा निर्माण है। देखेंगे इसमें कि वर्तमान में सस्ती तकनीक निर्मित थिन फिल्म है ना, एमारफस सिलिकॉन का भी प्रयोग किया जाता है वर्तमान में। ठीक है, अब थोड़ा सा डिटेल और लेके चलते हैं। देखेंगे सौर फोटोवोल्टिक सेल में सिलिकॉन की दो परतें होती है जिन पर अलग अलग पदार्थ की परत चढ़ाई जाती है। ठीक है, आपने सीखा कि सौर फोटोवोल्टिक है ना, इसमें होता क्या है, इसमें कन्वर्ट तो करता है सूर्य ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, पर ये बनता किसका है, क्रिस्टलाइन और पॉलीसिलिकॉन से। ये याद रखना है, दिमाग में भूलना नहीं है। ठीक है, महंगा है, ये सब बातें वो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। अब इस पे जो टाइप्स होते हैं उसको मैं समझाने की कोशिश करता हूं। ठीक है, देखेंगे आपके सामने दिख रहा है ये पी टाइप। अब पी टाइप होता क्या है, इसमें पी टाइप लगते हैं, सिलिकॉन की बनी या नीचे की परत होती है जिस पर बोरान की पतली परत चढ़ी होती है, नीचे की परत, निचली परत होती है ना, मैं ड्राइंग में दिखाऊंगा आपको। यह सेल का धनात्मक सतह होता है जो इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित करता है। याद रखना, सवाल बना सकता है कि सौर फोटोवोल्टिक में कितने टाइप्स होते हैं, तो दो टाइप्स होते हैं, पी टाइप्स और एन टाइप्स। अब थोड़ा सा देखेंगे एन टाइप्स के बारे में। एन टाइप्स क्या होते हैं, तो अगर एन टाइप्स को समझना चाहे तो एन टाइप्स ये भी सिलिकॉन की बनी एक परत पर फास्फोरस की पतली परत चढ़ाई जाती है। देखो दो अलग अलग पदार्थ है ना, पहला में चढ़ता है बोरान जो कि इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित करता है, और दूसरे में चढ़ता है फास्फोरस जो कि ऋणात्मक सतह पर कार्य करता है, यह इलेक्ट्रॉन को मुक्त करता है। ये पी टाइप के ऊपर स्थित होता है। अब बातें अगर आपको समझ आ रही होगी, देखिए पहली बार आप लोग पढ़ रहे हो सब चीज़ों को ऑनलाइन, तो थोड़ा समझने में दिक्कत ज़्यादा, मैं कोशिश करता हूं कि और क्लियर कर सकूं। अब आपको मैं ड्राइंग दिखाता हूं। देखिए ये कुछ इस टाइप का ड्राइंग होता है ना, ये ऐसे प्लेट लगे होते हैं, आपने देखा भी होगा है ना।
ये अपना सूरज है, ये यहाँ रोशनी देता है, यहाँ से कनेक्शन रहता है यहाँ से विद्युत के लिए। अब यहाँ पे जो पी टाइप एन टाइप है वो नीचे होता है। देखिए यहाँ से आपको दिख रहा होगा पी टाइप और एन टाइप, ये ऊपर नीचे बोरान व फास्फोरस की परत चढ़ाई जाती है। इस बात को आपको ध्यान में रखना है ना, इस बात को आपको ध्यान में रखना है, ठीक है ना। ठीक, यहीं से आपको समझ आएगा। देखिए ड्राइंग देख लीजिए, आपको समझ आ जाएगा कि कैसे काम करता है। आपने सोलर पैनल तो देखा होगा, ऊपर की परत बोरान की होती है और नीचे की परत है ना क्या होती है, सॉरी नीचे की परत बोरान की होती है ना। और दो परतें होती है, एक फास्फोरस की होती है और एक बोरान की होती है, जो कि सिलिकॉन के ऊपर चढ़ाई जाती है। ठीक है, याद रखिए यहां से जो सवाल बना सकता है, जो हम देखते हैं वो सवाल है इनमें कौन कौन सी परत चढ़ाई जाती है, ये एक सवाल निकाल के दे सकता है। ठीक है, किसमें इलेक्ट्रॉन मुक्त होता है और किसमें इलेक्ट्रॉन आकर्षित करता है, ये सवाल भी यहां से निकाल के दे सकता है। तो आपको थ्योरी के हिसाब से इसको ऑब्जेक्टिव अपने लिए तैयार करना पड़ेगा। ठीक है, आगे देखेंगे। चलिए अब देखेंगे फोटोवोल्टिक सेल की कार्य प्रणाली, ये काम कैसे करता है। ठीक है, तो वीडियो को पूरा देखेंगे अभी। तो अगर आप देखते हैं कि सूर्य का प्रकाश जब सौर सेल की ऊपरी परत जो कि एन टाइप का होता है, जो कि सिलिकॉन की फास्फोरस की परत चढ़ी ऋणात्मक सतह होता है पर पड़ता है, तो इलेक्ट्रॉन को मुक्त करता है, तथा दूसरी परत जो कि पी टाइप की होती है, जो कि बोरान परत होती है, चढ़ी सिलिकॉन की धनात्मक सतह की ओर आता है, वो उसको आकर्षित करता है, वो इलेक्ट्रॉन मुक्त करता है और ये आकर्षित करता है। इससे विद्युत का प्रवाह होने लग जाता है, जिसे हम उपयोग करते हैं। बहुत सिंपल प्रोसेस है कि याद रखिए, एक जन मुक्त करता है और एक जन आकर्षित करता है। इसी प्रक्रिया में विद्युत का उत्पादन होना चालू हो जाता है। ठीक है, याद रखिए, चीज़ों को समझिए। कुछ इसी टाइप के चीज़ों का सवाल आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा, आपके एससीएफ के एग्जाम में। ठीक है, पहला चीज़ है कि वीडियो लंबा है, लेक्चर लंबा है, देखिए आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है ना, तो इसको पूरा देखिए। ठीक है, आगे समझाता हूँ मैं। आगे अगर आप देखना चाहें इसके प्रकार, तो प्रकार आप देख सकते हैं, मोनो क्रिस्टलाइन सिलिकॉन, पॉली क्रिस्टलाइन सिलिकॉन, थिन फिल्म एमार्फस सिलिकॉन। ठीक है, एमार्फस सिलिकॉन। ठीक है, समझना चीज़ों को कि ये जो प्रकार है, इस प्रकार से कोई लेन देन नहीं है, एग्जाम में आएगा नहीं। हम देखेंगे अनुप्रयोग, कहने का मतलब एप्लीकेशन ऑफ सोलर फोटोवोल्टिक टेक्निक, इसका प्रयोग कहाँ पे करते हैं। चलिए आपको मैं अनुप्रयोग समझाता हूं। देखिए आपको मैं सीधा चीज समझाता हूं कि कहां पे उपयोग होता है। इनका उपयोग सौर लालटेन, सौर पंप आदि के रूप में ज्यादा होता है ना। अगर आप खेतों में देखेंगे तो वहां पे सोलर पैनल पे ही पंप चलते हैं। अगर आप गांव में देखेंगे तो सोलर पैनल पे ही बल्ब चलते हैं, ज्यादा उपयोग किया जाता है। मतलब एक प्रकार के जहां पे बिजली का जो हमारा कंजप्शन है, जो कि हम कृत्रिम माध्यम से, आर्टिफिशियल माध्यम से नहीं दे पाते, वहां पे सोलर पैनल का उपयोग किया जाता है। ठीक है, इस पे पूरा डिटेल मैंने समझा दिया है। आप ज्यादा ना पढ़िए, पर मेन टॉपिक को बिल्कुल हाईलाइट करके दिमाग में रखिए। ठीक है ना। इससे अपन क्या कर सकते हैं, इससे हम दूरसंचार, टेलीविजन, हर जगह पे जहां भी बिजली के खंभे नहीं पहुंच सकते, वहां भी हम सोलर पैनल से विद्युत को इकट्ठा कर सकते हैं, अपने घर के उपयोग के लिए, खेत के उपयोग के लिए, चाहे किसी का भी उपयोग हो। ठीक है, तो मेरे हिसाब से यहां तक आपको टॉपिक समझ आ गया होगा कि मैं समझाना क्या चाह रहा हूं। आगे कुछ और देखते हैं एप्लीकेशन इस पे। चलिए अगर आप आगे आते हैं, कुछ सोलर थर्मल टेक्निक्स है। अब ये टेक्निक्स पे ज़्यादा बात नहीं करूंगा मैं, क्योंकि आपके एग्जाम में आएगा नहीं, पर ये टेक्निक कुल मिला के वही बात करना चाह रहा है। इस टॉपिक की जो बात है ना, वो कुल मिला के सिर्फ एक ही बात है, इनका उपयोग कहाँ पे होता है। तो मैं आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, मैं सरल शब्दों में समझा देता हूँ कि इस टेक्निक का उपयोग वहाँ पे होता है जहाँ पे बिल्कुल आपको बिजली का नहीं मिल पाता चीजें। अब थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, आपको समझ आएगा कि टेक्निक का उपयोग कहाँ पे होता है। ठीक है, चलिए
सौर ऊर्जा को तापीय ऊर्जा में बदलने के लिए सौर तापीय तकनीक का इस्तेमाल किया जाता है, जो पहले पढ़ चुके हैं। इसके लिए सौर संग्रह और सौर रिसीवर का उपयोग किया जाता है। मतलब उसको लेना और रिसीवर दोनों लगता है ना। सौर संग्राहक छत पे किसी अन्य स्थान पे रखे होते हैं, जो कि पैनल होते हैं, जो कि सौर ऊर्जा को अवशोषित करते हैं, और संग्राहक जो कि अवशोषित कई ऊष्मा की एक कम क्षमता वाले पंप वाले पानी टंकी में स्थानांतरित करते हैं, जिससे पानी गर्म हो जाता है। अभी मैंने समझाया आपको, ठीक है। प्रायः इसी सिद्धांत पर सौर ताप संयंत्र काम करता है। तापमान के अनुसार सौर ताप यंत्र निम्न ग्रेड, मध्य ग्रेड और उच्च ग्रेड के प्रकार होते हैं। सौर संग्राहक बेहतर क्वालिटी भी देते हैं। 1000 डिग्री सेल्सियस तक का तापमान हासिल करते हैं। देखिए, इतना पढ़ोगे आप खुद कंफ्यूज हो जाओगे, यहां से कोई क्वेश्चन निकलेगा नहीं। ये मैं आपको नॉलेज के लिए बता रहा था, है ना। ये आपकी नॉलेज के लिए था कि यहाँ से क्या है। जो कि आपने टॉपिक पूरा पढ़ा है, पूरा देखा है, वही इंपॉर्टेंट है, वहीं से क्वेश्चन निकल के आएगा। ज़्यादा आपको समझने की ज़रूरत नहीं है। इस वीडियो में इतना ही। देखते हैं आगे मैं आपको क्या समझा रहा हूँ, उसको भी देखिए आप। तो आखिरी में है हमारा टेलीग्राम चैनल, आप इससे बिल्कुल जुड़ जाइए। देखिए, वीडियो को अंत तक देखोगे, फ़ायदा आप ही को होगा। और ये मेरा व्हाट्सएप टेलीग्राम कॉलिंग नंबर है, इससे हमारे पेड कोर्सेज के बारे में आप जानकारी लेके अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। मेरा नाम है रुपेंद्र कुमार शर्मा। इस लेक्चर में इतना ही। आगे लेक्चर अपलोड होंगे, कुछ पेड होंगे, कुछ फ्री होंगे। चलिए, आप हमसे जुड़े रहिए। धन्यवाद, थैंक यू।